सोशल मीडिया पे देखते हैं एक टैगलाइन चलती है, अब यही सत्य है। तो अर्थ क्या है, चलो वो समझे। एक इंटरव्यू सुन रहा था सर कि उसमें आपने ये कहा कि मैं राजनीति में आना ही नहीं चाहता था, तो क्या करना चाह रहे थे? बार बार हुड्डा को भी आप टारगेट करते हैं जबकि वो विपक्ष में है, तो वो उसकी वजह क्या? हाँ, विधानसभा की प्रोसीडिंग देख लो। मुख्यमंत्री वो दोनों स्वयं शेर व शायरी की कुछ करते हैं। वो भी बड़ी अजीब सी बात करता है मुख्यमंत्री कि अध्यापक ज्यादा है, टीचर कम है, इसलिए स्कूल बंद करना पड़ता है। लोगों के लिए एक इंटरटेनमेंट का साधन है मुख्यमंत्री। हमारे विधायक ने आरोप लगाया और उसने ये कहा था कि ये 300 रुपए रेडी वालों से लेता है। उस बेटी के साथ जब हुआ था उसी वक्त जो आज किया जा रहा है, अगर उसी वक्त सख्त हो जाते ये करते तो ब्रिजभूषण सिंह अब तक जेल में बंद होता है। एक नई पिक्चर बनवाई है इन्होंने द केरला के नाम से, जिस पिक्चर में हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के प्रति कैसे जहर उगलता है वो चीज दिखाई गई है। पिक्चर देखते हैं कभी लगता है वक्त? फिल्म नहीं, फिल्म तो कोई कभी कभार कोई साल में 2 साल में कोई एक आधी कभी। लास्ट पिक्चर कौन सी? तो यहाँ पे जिस तरीके से समझौते की भी बात चल रही थी कि इन लोगों का या फिर कांग्रेस का या कुछ आगे बात बड़ी लीडर से ऊपर या कुछ ऐसा हुआ, फिर जज्बा वालों में हमारे क्या फर्क है? लोगों को आज इस बात का एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि जो लोग झूठ बोल करके वोट ले गए थे, आज वो किसी गांव में घुस के तो दिखाए, अपने हल्के में भी जाके दिखाए, लोग वहम निकालते हैं। इतनी साफ गोई राजनीति में चलती है क्या? इसका नुकसान तो होता हुआ कई बार। तो सफर में जैसे चलते हैं तो म्यूजिक है, आपका शौक है, खाली वक्त मिलता है तो आप किताब पढ़ते हो कोई? डॉक्टर कह रहा था इससे पेन बढ़ सकता है, और मैं बोला मेरे दर्द इन चीजों का नहीं, मुझे जिस चीज का दर्द है पहले उसका इलाज करूंगा। किस चीज का दर्द? नमस्कार, मैं अनुज नरवाल रोहतकी। हमारे साथ अभय सिंह चौटाला जी हैं, अपने ही रंग के नेता हैं। हरियाणा की राजनीति इनके बिना रंग की दिखती है। सर स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। इन दिनों आप रोहतक यात्रा के दौरान पहुंचे हैं, तो आज शायद अंतिम है यहाँ पे यात्रा का दिन, अब आगे निकल जाएंगे आप। तो किस तरीके का आपको लगा कि यहाँ पे रोहतक में, क्योंकि देशवाली बेल्ट में माना जाता है कि एक आमतौर पर एक धारणा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रभाव है, किस तरीके से आप, क्योंकि आप रोज मिलते हैं लोगों से, तो क्या आपको लगता है कि लोगों के मन में क्या है आगे? मैं अब तक 10 डिस्ट्रिक्ट कर चुका हूँ और 10 जिलों के साथ साथ अब तक 35 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में लोगों से मिला हूँ जी। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 30 से 35 गांव करता हूँ और आज मेरा 72वां दिन है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि करीब मेरे ख्याल 700 से ऊपर गांव होंगे मेरे। 1400 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय किया है मैंने। गांव में लोगों से मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ, क्या समस्याएं हैं गांव की, शहर की, कस्बों की, उसके बारे में बात करता हूँ जी। रात को जी। अगर मैं किसी कस्बे में रुकूं तो वहाँ अलग अलग एरियाज में जाकर के लोगों के साथ बैठता हूँ, चाय पीता हूँ जी, उनसे बातचीत करता हूँ, उनसे भी पूछता हूँ भी तुम्हारे शहरों में कोई डेवलपमेंट हुई क्या इस सरकार बनने के बाद, या कोई ऐसा सरकार ने काम किया हो जिससे इस शहर को कोई फायदा मिला हो। ये सब चीजें जब पूछता हूँ, हकीकत तो आदमी को तभी पता लगती है जब आप लोगों के बीच में जाओ। जी बिल्कुल। अब तक तो कोई लोगों के बीच में गया ही नहीं, सिर्फ इंडियन नेशनल लोकल पार्टी है जो पब्लिक में रहती है, लोगों के बीच में रहती है। चौटाला साहब भी आज 89 साल की उम्र में है, लेकिन वो भी मेरी ख्याल हर रोज लोगों के बीच में जाते हैं, मिलते हैं, पूछते हैं, और पूछ करके फिर वो उस बात पे
मतलब ये नहीं है कि उसका वो जाके मिलाए पूछे, बाकायदा नोट करते हैं कि हमारी सरकार बनने के बाद हमें ये सारी सुविधाएं हल करेंगे, फिर से देनी, ऑन करनी पड़ेगी सारी चीजें। तो महम में गए सर, वहाँ पे मुख्यमंत्री का पैतृक गांव भी है, वहाँ भी गए क्या आप? बड़ी हैरानी की बात है, गए थे क्या? मेरा कल का प्रोग्राम था। अच्छा। और मैं कल जब उनके गांव में गया, यहाँ डेवलपमेंट का पता लगता है कि कितनी डेवलपमेंट हो रही है, हकीकत यही पता चलती है। कोई कितना भी बड़ा दावा करे, दावे की पोल जो है चीफ मिनिस्टर के गांव से खुल जाती है। तो वहाँ कल मैं वहां गया तो वहां पे महिलाएं थी कोई 200-250 के करीब, आदमी भी बहुत बड़ी संख्या में थे। महिलाओं ने जैसे मैंने बातचीत शुरू करी तो महिलाओं ने कहा कि हमारे यहाँ पीने का पानी नहीं है। मतलब वाटर वर्क्स है गांव में, हमारे टाइम की बनी हुई है। उस वक्त पीने के पानी की कोई किल्लत नहीं थी। अब पीने के पानी जो है, क्योंकि नहर ही नहीं आती, 42 दिन में 3 दिन पानी चलता है, तो पीने का पानी कहाँ से आएगा? मोल लेना पड़ता है उनको। तो बुनियादी चीज है। हाँ, और उसके बाद गांव की सारी गलियां उखाड़ रखी है, 3 साल से उखड़ी हुई है गलियां। गांव के अंदर कोई आदमी अपनी कार, कोई आदमी अपना स्कूटर, बच्चे पढ़ने वाले स्कूटर पे जाते हैं और है तो गिरने का डर रहता है। अपने साधन से भी अपने घर पे नहीं जा सकता। तो गांव में उनके अगली बात सुनो। जी जी। उस गांव में हमारे वक्त का बना हुआ एक हॉस्पिटल है, उसमें डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है कोई भी। सड़कों का तो बुरा हाल है ही है। मैंने पूछा कोई स्टेडियम, कोई खेल का मैदान, वो भी नहीं है। फिर मैंने एक चीज और जाननी चाहिए, और जाननी भी क्या चाहिए, मैं हमारे कार्यकर्ता के घर पे जब यात्रा का दोपहर बाद का जब शुरुआत होती है, उससे पहले मैं उसके यहाँ चाय पीने गया। वहाँ पंचायत की जमीन में कम्युनिटी सेंटर बना हुआ था। मैंने उनसे पूछा, मैं बोला भाई ये किसने बना रखा है? तो बोला जी सरकार ने बनाया है। अब उसकी हालत ये थी कि कम्युनिटी सेंटर के 4 दीवारी नहीं, लोगों ने कम्युनिटी सेंटर के अंदर भी, कम्युनिटी सेंटर के बाहर भी गोबर पात रखा था। मैंने कहा ये सरकार ने इसकी 4 दीवारी नहीं कराई? बोला नहीं कराई। क्या ना 4 दीवारी, ना उसमें जाने के लिए कोई रास्ता, सड़क बनी नहीं, बस वहाँ पे कच्चे रास्ते से जाओ। तो ये हालत है सरकार की। जब चीफ मिनिस्टर के गांव में इस किस्म की स्थिति है तो बाकी गांव में क्या होगा? विकास के दावे पूरे करते हैं। यही शहरों का हाल है। रोहतक में बारिश पड़ी थी 4 दिन पहले, सारा शहर पानी से भर गया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सारा शहर खोद के रखा 3 साल तक। कहा कि मैं सीवरेज की व्यवस्था नए सिरे से करना चाहता हूँ, बड़ी व्यवस्था के साथ, इस शहर में पानी रुके ना। वो भी पैसे खा गए ठेकेदार उनके। और आज हालत ये थी कि जब बारिश हुई तो फुट 1.5 फुट पानी था, लोगों के घरों में पानी जा रहा था। ना शहर की तरफ जाना सरकार का, ना गांव की तरफ। सरकार तो एक ही चीज पे जोर लगा रही है कि कैसे लोगों को तंग करके पैसा लिया जाए। शहरों में सबसे बड़ी दिक्कत है प्रॉपर्टी आईडी की, गांव में सबसे बड़ी दिक्कत है आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक कराने की। आपने आधार कार्ड तो गांव में बना रखा है, आपका अगर बैंक में अकाउंट है तो आपको उसको पैन कार्ड के साथ जोड़ना पड़ेगा। पैन कार्ड किस चीज की नीड है, किसकी जरूरत है? कि जो इंडस्ट्रिस्ट है, जो कोई टैक्स पे ही है, उसके लिए होता है। बिल्कुल। आम आदमी जो खेती मजदूरी करने वाला है उसके लिए नहीं है। इस सरकार की सोच देखो, ये कितने गहरे लोग हैं। पहले मोदी जी ने सबके बैंकों में खाते खुलाए कि कल को हमने ये करके भी लोगों से पैसा लेना है। खाते ये कह के खुलवा दिए थे कि 15-15 लाख रुपए आपके खाते में डालूंगा। मेरे ख्याल हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति नहीं बचा होगा जिसने बैंक अकाउंट नहीं खुलवाया होगा, लगभग सबके। उसमें पैसे इकट्ठे किए गए, बैंकों में पैसा डलवाया गया आम लोगों का। उसके बाद अब कहते हैं कि उसको आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक कराओ।
और लिंक करवाओगे उसको, पहले पैन कार्ड बनवाओ, फिर उसको लिंक करवाओ, उसमें 1100 रुपए लेते हैं। 1000 रुपया सरकार की फीस है और 100 रुपए जो है जो लिंक करने वाला है, जो उसको जोड़ने वाला है, वो लेता है। हाँ, वो भी इन्हीं की एजेंसी है, किसी और की एजेंसी नहीं है, इन्हीं की एजेंसी है जो ये काम कर रही है। ये बताए सरकार जो है भी वो 1100 रुपए लेकर के आप लोगों को उससे क्या सुविधा दोगे? उसका कोई जवाब नहीं, कोई सुविधा दे ही नहीं सकते। जी जी जी। तो किस तरह से गरीब आदमी से भी, मतलब उसकी पॉकेट से भी पैसे निकालने के लिए सरकार ये इस तरह की योजनाएं बना लेती है। इसीलिए लोग आज पूरी तरह परेशान हैं। अब तो लोग इस इंतजार में भी चुनाव हो जाए, बस जैसे चुनाव होगा इस भाजपा जसपा को लोग सफाया कर देंगे। ये कहीं खड़े रहने लायक नहीं बचेंगे। लोग इनके उम्मीदवार जो बनकर के टिकटें लेकर के वोट मांगने जाएंगे, उनको जूतों से भी पीट सकते हैं, ऐसी हालत भी हो सकती है। तो आप कई दिन से रोहतक में हैं, तो चर्चा ये है कि आप जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मित्र हैं सुभाष बत्रा जी, उनसे के साथ भी भोजन कर रहे हैं। आपके मैंने उनसे भी पूछा था इंटरव्यू में, उन्होंने कहा था कि आपके दादाजी भी, उनके पिताजी और यहाँ पे पुराने संबंध रहे हैं। लेकिन अब कोई खिचड़ी पक रही है क्या कुछ राजनीति में, कुछ अलग से? कुछ ऐसा नहीं है। पंजाबियों की एक डिमांड है, वो ये कहते हैं कि भाई हमें राजनीति के अंदर हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। चौधरी देवीलाल की जो सोच थी वो बहुत बड़ी थी। चौधरी देवीलाल किसी एक कम्युनिटी के बारे में नहीं सोचते थे, हर कम्युनिटी के लोगों को उन्होंने सत्ता में हिस्सेदारी दी। हर कम्युनिटी के व्यक्ति को उन्होंने विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचाने का काम किया, ताकि गरीब आदमी का शोषण ना हो। छोटी छोटी कम्युनिटीज हैं, हमारे यहाँ है, पूरे देश में है, सब जगह अलग अलग हैं। उनका भी जनप्रतिनिधि आना चाहिए, ताकि वो अपने लोगों की समस्याओं को विधानसभा में रखे, सरकार का ध्यान उस तरफ दिलवाए कि हमारी ये दिक्कतें हैं। क्या हम सारी उम्र ही ये लेवल में रहना थोड़े चाहेंगे कि जैसे मेवात के लोग हैं आज, मेवात के लोगों पे एक मोहर लगा रखी है सरकार ने कि सबसे बैकवर्ड है। हमारी सरकार बनेगी, मैं मेवात को ऐसा डिस्ट्रिक्ट बनाऊंगा जैसे आज गुड़गांव को लोग देखने जाते हैं। एक तरह से गुड़गांव जहाँ इंडस्ट्रियल हब बन गया, गुड़गांव जहाँ कॉमर्शियल हब बन गया, गुड़गांव जो आज की डेट के अंदर आपकी मिलेनियम सिटी के नाम से जाने लग गया। आज लोगों के लिए एक अट्रैक्शन है टूरिज्म की तरह। बिल्कुल, गुड़गांव तो, जी हमारी गवर्नमेंट बनने के बाद उस मेवात का भी उस तरह से विस्तार करेंगे, जिस मेवात को लोग कहते हैं कि सबसे पिछड़ा हुआ है। तो हरियाणा की जिस तरीके से आपने बात की कि पंजाबियों में, तो वो काफी सीट मांग रहे हैं वो लोग, और अभी तो मुख्यमंत्री ही खुद पंजाबी सर यहाँ पे। कोई नहीं, मुख्यमंत्री पंजाबी है, लेकिन जो कम्युनिटी है उन्होंने कोई आपस में बैठ करके तय किया होगा कि भी हमें हमारा पूरा हिस्सा नहीं मिल रहा, या मुख्यमंत्री उनकी अनदेखी कर रहा होगा, तभी तो वो लोग इस तरह की डिमांड कर रहे हैं। मैंने बत्रा जी ने मेरा आगे जिक्र किया, मैंने उनको कहा भी आप पहले अपनी कम्युनिटी को इकट्ठा करो, कोई 50-100 आदमी इकट्ठे होकर के जो फिगर्स हैं आपकी कम्युनिटी के, वो बात करें आकर के, तो इस बात पे भी विचार किया जा सकता है, सोचा जा सकता है। हमारे लिए पंजाबी कम्युनिटी जो है हमेशा महत्वपूर्ण रही है। हमारा तो पार्टी का अध्यक्ष अशोक अरोड़ा जो है बहुत लंबे टाइम तक रहा, बिल्कुल पंजाबी कम्युनिटी से था। डॉक्टर मंगल सेन और चौधरी देवीलाल का बहुत गहरा रिश्ता था, तो वही चर्चा है कि कहीं ऐसा कुछ तो नहीं, बहुत लंबे समय तक इकट्ठे रहे, इकट्ठी राजनीति करी। उन्होंने अपनी कैबिनेट में डॉक्टर मंगल सेन को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया। सबसे पहले अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसी ने बनाया तो जोशी साहब ने बनाया। उसके बाद भी हमने अलग अलग जगह से चुनाव लड़ाए, लोकसभा लड़ाया, विधानसभा लड़ाया, हमने कभी भेदभाव नहीं किया। ये बातें बीजेपी फैलाती है। बीजेपी पंजाबी की बात करेगी, बनिया की बात करेगी, राजपूत की बात करेगी, ब्राह्मण की बात करेगी, अहीर की बात करेगी,
जहां जाएगी वहां उसी तरह की कि भी किसी तरह से एक कौम को अलग थलग कर दो। इनकी सोच जो है जी जी जी। आजकल एक नया काम कर रहे हैं। एक नई पिक्चर बनवाई है इन्होंने द केरला के नाम से, जिस पिक्चर में हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के प्रति कैसे जहर उगलता है वो चीज दिखाई गई है। अब आपको लगता है कि पहली बात तो सरकारी ऐसी, कर रही है ये सारा? पहली बात तो ऐसी फिल्म की रिलीज से पहले रोक लगा देनी चाहिए, जिससे देश के लोगों में कोई विवाद खड़ा होता दिखे। ये सिर्फ लोकसभा का चुनाव है, उसमें डरे हुए हैं। इनको लग रहा है कि अब की बार तुम्हारी सेंटर में सरकार नहीं बनेगी, केंद्र में जाएंगे ही। इसलिए इस तरह की चीजें बना करके, क्योंकि इनकी अपनी गवर्नमेंट है, इनका अपना सेंसर बोर्ड है, जिसको चाहेंगे रिलीज कर देंगे, जिसको चाहेंगे रोक देंगे। ये आज जो है इस चीज को बढ़ावा देना चाहते हैं, हिंदू और मुस्लिम की बात को। तो पंजाब में जाएंगे, सिख और हिंदू की बात करेंगे। बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुओं की पार्टी है, ये कहा जाता है। मतलब इसका मतलब तो ये हो गया कि तुम सिर्फ हिंदुओं के हो। हिंदुओं के भी नहीं, हाँ, हरियाणा में आएंगे तो फिर नहीं। हिंदू कहते किसको? हिंदू कौन हिंदू है ये बताओ पहले तो। तुम तो जो हिंदू की बात कर रहे हो, तुम्हारे अपने अंदर एक भी गुण हिंदुओं वाला नहीं है। इनके अपने बच्चे जो हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी में मैरिड है, बीजेपी के बहुत सारे लीडर्स के। कुछ के नाम बता सकते हो? अडवाणी जी रहे, अपना शाहनवाज रहा, हिंदुओं में मैरिड है। बहुत सारे हैं ऐसे, कोई गिनती नहीं। लेकिन राजनीति हिंदू मुसलमान की करते हैं। हाँ, बस केवल जहर फैलाने की बात है। और इनके पास मतलब इनकी ये सोच नहीं है कि देश की डेवलपमेंट करें। देश की डेवलपमेंट करते तो देश को बेचते थोड़ा ही। देश तो आज बेच रहे हैं, सारा कुछ तो अडानी को दे रहे हैं। क्या इस देश को अडानी चलाएगा? ये संभव है? ये तो असंभव चीज है। सर, आप रोहतक में हैं तो आपके मित्र भी हैं, आप हमेशा कहते हैं कि हमारा तो कोई इस तरीके से दिक्कत है नहीं। हुड्डा साहब के तो मुलाकात हुई, फोन वोन पे कुछ हुआ ना? कोई बातचीत नहीं है मेरी उनसे। अच्छा, एक बार ये खबर ये आई थी कि कुछ चाय वाय के लिए आपने उनकी तरफ से मुझे आप जैसे साथी ने पूछा कि जी आप बत्रा जी के यहाँ गए खाना खाने, तो क्या हुड्डा साहब के पास भी चाय पी सकते हो? मैं बोला भी क्यों, कोई गुरेज है इस बात से? अगर वो होंगे यहाँ पे तो जिस घर में चौधरी देवीलाल गए, मुझे उस घर में जाने में कोई गुरेज नहीं है। मैं उनके पास भी जाकर चाय पी सकता हूँ। मैंने पता करवाया तो वो थे नहीं, होते तो मैं जरूर उनके पास चाय पी के आता। सर, समझौते की बात हमारा जी कोई आपस में दुश्मनी नहीं, हमारा तो आपस में राजनीतिक इशू है। और राजनीतिक इशू तो बहुत सारे लोगों के साथ है, तो ये गुड्डा के साथ थोड़ा ही है। ठीक बात है। तो यहाँ पे जिस तरीके से समझौते की भी बात चल रही थी कि इन लोगों का या फिर कांग्रेस का या कुछ आगे बात बड़ी लीडर से ऊपर या कुछ ऐसा हुआ? ये चीजें जो है सिर्फ कयास लगा रहे हैं आप जैसे लोग। जैसे बहुत सारे पत्रकार साथी पूछते हैं। हाँ, बार बार यही सवाल पूछा जाता है। ये पूछते हैं ना, आपको एक तो गुस्सा भी आ जाता होगा कई बार एक ही सवाल। अच्छा, कोई गुस्सा नहीं उसमें, ये तुम्हारे सोचने की बात है। ये चीज बहुत ऊपर के लेवल की है। ये जिस दिन होगी उस दिन पूरे देश का जो है मीडिया जो है इस पर चर्चा करेगा। ये बातें चल रही है आपस में। नीतीश कुमार जी इस बात को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। और कर्नाटका का चुनाव है परसों। आज वोटिंग है, 13 को नतीजे आ जाएंगे। उसके नतीजों के बाद इसके ऊपर फिर से आगे शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि अभी तो इन दिनों में आज तक सबकी स्टेट में कोई छोटे मोटे चुनाव चल रहे हैं। किसी के बाई इलेक्शन है, किसी का नगर पालिका नगर निगम के चुनाव है। 13 के बाद मोस्टली सब लोग जो है फील्ड में आ जाएंगे। तो 2000 फिर इस इशू पे बातचीत होगी, आगे बढ़ेगी। ये बात ना तो मेरे लेवल की और ना ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लेवल की, जिस पे हमारे से पूछा जाता है। ये है केंद्रीय लेवल की, जो पार्टी का हाईकमांड है, इस पे फैसला वो करते हैं। बीजेपी का कोई
नेता यहाँ पे कह दे कि हमारा तो ये फैसला है, हमारा वो फैसला है, ये जैसे डिबेट नहीं होती आजकल, डिबेट में अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं सब, अपनी अपनी भाषा बोल रहे हैं सब, लोग उसको देखकर ये समझते होंगे कि इनकी पार्टियों के फैसले है। कोई पार्टियों का फैसला नहीं है, वो तो आप लोगों को भी तो चैनल अपना चला रहा है। हाँ। 1 घंटा कैसे टाइम पास हो आपका, वो टाइम पास के लिए, वो आप टाइम पास करने के लिए करते हो। अच्छा। लोग उसको एंटरटेन में लेते हैं, वो आपस में बैठ करके लड़ते हैं। वो लड़ते हैं तो कई दफा ऐसा लगता है कि ये लोग ही पार्टियों के ठेकेदार हैं, ये लोग ही फैसला करने वाले हैं इन पार्टियों। अगर ऐसे लोग पार्टियों का फैसला करने लगे तो फिर राजनीति खत्म होगी। किस तरह की बदतमीजी से, वाहियात तरीके से वो लोग बोलते हैं। कई दफा ऐसा लगता है कि इस चैनल के मालिक को फोन करके कहें कि भाई ये क्या कर रखा है आपने। तो किया कभी ऐसा, मतलब मैं तो बहुत दफा कह देता हूँ, कोई मेरे को मिलते हैं सीनियर लोग, मैं कहता हूँ यार ये सब गंद बंद करो तुम लोग, ये क्या है। कहते जी क्या करें, हमें भी तो 1 घंटा कहां से, फिर क्या दिखाएंगे, क्या कुछ कितना दिखा सकते हैं। मैं बोला भाई तुम्हारे सारे प्रदेश के अंदर पत्रकार साथी हैं, 100 खबरें बनाओ, 200 बनाओ, वो दिखाओ। डेवलपमेंट के ऊपर देखो हुआ कि नहीं हुआ, सरकार की क्या कमियां हैं, हाँ। सरकार कोई डेवलपमेंट कर रही है वो भी दिखा दो। ठीक है बात। लेकिन सरकार की जो कमियां हैं वो भी उनको उजागर करो। सरकार के जो कोई मान लो मुख्यमंत्री की घोषणा है और वो नहीं हो रही पूरी, वो दिखाओ, तुम बताओ। अब मुख्यमंत्री सरसा में जा रहे हैं, रानिया हल्के में जाएगा, डबाड़ी में जाएगा और मेरे ख्याल काड़ावाली में जाएगा या सरसा में जाएगा। जो पहले घोषणाएं करी है 1 साल पहले जब गए, पहले तो मुख्यमंत्री ये तो बताए वहां जाने से पहले कि मैंने 1 साल पहले वहां पे ये घोषणाएं करी थी और वो सारे काम मेरे कंप्लीट हो गए। अब मैं दोबारा आप लोगों की समस्याएं जानने और उनका समाधान करना चाहता हूँ। फिर तो कोई बात तो मीडिया में भी रिपोर्ट्स नहीं हो रही है आपके हिसाब से? फिर तो कोई लगता है कि कोई मुख्यमंत्री जो है अभी प्रदेश के बारे में सोच रहे हैं। जी सर। पुरानी जो घोषणा है उनमें से तो एक भी पूरी नहीं करते। नहीं, मीडिया रिपोर्ट करती है इस तरीके की? नहीं करते। ये करनी चाहिए मीडिया को। अब हमारे यहाँ मुख्यमंत्री कहता है कि मैंने मेडिकल कॉलेज बनाना है सरसा में। अरे बनाना है, ये कहना तो बहुत आसान है, बनाओ तो सही। कोई नींव रखो, कोई काम शुरू करो, कोई पैसा दो, कोई समय सीमा तय करो, कितने दिन में बनेगा। आप सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर पूरे नहीं कर सकते, बात मेडिकल कॉलेज की करते हो। जी सर। किसका बेवकूफ बना रहे हो? लोग अब इतने बेवकूफ थोड़ी हैं। अब बच्चे पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। ये बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं कि किस तरह से। मुख्यमंत्री की एक वीडियो चलती है आजकल, कई दिन से चल रही है सोशल मीडिया पे, है और उसमें कौन बनेगा करोड़पति जो है, अच्छा, उसके ऊपर अमिताभ बच्चन के सामने एक एक्ट्रेस है, फिल्म एक्ट्रेस, वो उनके सामने 3 सवाल करती है कि सर मैं कंप्यूटर ने जो आपके लॉग किया है उसमें एक चीज आपको दिखाना चाहती हूँ। उसमें पहला जब दिखाती है तो लोग सोचते हैं पता नहीं क्या चीज होगी, और है हमारे मुख्यमंत्री के डायलॉग्स एडिट किया हुआ है। हाँ, मुख्यमंत्री जो बोल रहा है उसमें, उसको अगर आप भी देखोगे तो आप भी हंसोगे कि चीफ मिनिस्टर क्या कह रहा है। 3 इस तरह के एपिसोड छोटे छोटे उसके कोई आधी मिनट के। तो यूज करते हैं सर सोशल मीडिया? दूसरा जो है क्यों नहीं करते, सारी दुनिया देख करती है। दूसरा उसमें जब दिखाते हैं तो मुख्यमंत्री जो कहता है वो बड़ी अजीब बात है। 26 अगस्त जो है कहता है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, गणतंत्र दिवस है 26 अगस्त। अभी तो हाल में भी बयान आया था एक साहब को लेके। हाँ, एक फिर वो कहता है, वो भी बड़ी अजीब सी बात कहता है मुख्यमंत्री कि अध्यापक ज्यादा है, टीचर कम है, इसलिए स्कूल बंद करना पड़ रहा है। आप मुख्यमंत्री हो यार, कम से कम सोच समझ के बोलो क्या कह रहे हो। तो विधानसभा में मुलाकात होती है तब नहीं कहते आप, मतलब ये आप बात क्या करते? बिल्कुल, मैं जब भी मिलते हैं, जो मुख्यमंत्री को मजाक नहीं बढ़ना चाहिए कहीं पे भी। मुख्यमंत्री बहुत सीरियस होना चाहिए। ठीक है, आप फुर्सत में हो, आपस में कुछ भी करो, लेकिन पब्लिकली आप क्या कह रहे हो उस बात का तो बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। और यहाँ तो किसी बात की चिंता ही नहीं है, कोई डर ही नहीं है, कोई यूं नहीं है भी लोगों के लिए तो कितना बड़ा मजाक है। उन्होंने मुख्यमंत्री के पद की गरिमा को मनोहर लाल जी ने खत्म कर दिया। अब तो
लोगों के लिए एक इंटरटेनमेंट का साधन है मुख्यमंत्री। अरे तू बैठ जा, अरे तू बैठ जा, सुन ली मैंने तेरी, बहुत हो गया है, नहीं दूंगा बिजली, नहीं दूंगा बिजली, नहीं दूंगा बिजली। क्या क्या बोल रहे, फिल्म बन रही है कोई? जिस तरह के डायलॉग बोल रहे हैं मुख्यमंत्री, बाला लेके खड़ा हो, तेरी गर्दन काट लूंगा, ये मुख्यमंत्री के काम थोड़ी है। इसीलिए लोग जो है मुख्यमंत्री को सीरियस नहीं लेते। इंटरटेनमेंट मानते हैं आपके हिसाब से? इंटरटेनमेंट का एक साधन है मुख्यमंत्री। आपने विधानसभा का जिक्र किया सर, आप जाते हैं तो कई बार बड़ा तीखी बहस हो जाती है। मैं अपनी पूरी तैयारी के साथ जाता हूँ। मुझे किस इशू पे बोलना है, क्या बोलना है, मैं कोई भी बात जो है उससे पार जाकर के नहीं करता। मेरी बात का अगर सरकार सही जवाब नहीं देगी तो मेरी ये जिम्मेवारी है कि मैं सरकार को इस बात के लिए प्रेशर करूं, जवाब दो, ये प्रदेश का इशू है, मेरा नहीं है। फिर उसमें विचलित होती है सरकार। आपको भी फिर और तो उनके पास कुछ बचता नहीं, ले दे के मुझे नेम करके बाहर करने की कोशिश होती है। उसमें भी इनकी फजीती होती है। एक मेंबर जो जाता है विधानसभा में, वो अपनी बात ही अगर नहीं रख सकता, उसकी बात अगर सरकार सुनती ही नहीं, अगर सरकार मेजोरिटी के हिसाब से शोर मचा करके अगर किसी को बाहर करना चाहती है तो ये उनकी एक गलतफहमी है। वो बेचारे पहली बार, दूसरी बार बन के आए कई लोग, हमें 5 बार हो गई उस विधानसभा में, उसकी गरिमा है, समझनी चाहिए, जाननी चाहिए। ऐसे लोग जो है जिम्मेवार पदों पे बैठे हैं सरकार में, जिनकी हिस्ट्री अगर आप निकाल करके देख लो तो आपको कि भाई ये हमारा प्रदेश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मौके का जो स्पीकर है, अब की बार सेशन आएगा, मैं उसके बारे में डिटेल से सारी बात विधानसभा में बताऊंगा कि आपने जिसको स्पीकर बना रखा है उस आदमी की किस तरह की मेंटेलिटी रही है। एक बार तो कॉन्फ्रेंस करके आपने बताया कि फड़ी वालों से भी पैसा लिया, कुछ इस तरीके का। मैंने बताया क्या, एक हमारे विधायक ने आरोप लगाया और उसने ये कहा था कि ये 300 रुपए रेडी वालों से लेता है। विधानसभा में ये बात कही गई। फिर उसको लेकर के उसके खिलाफ विधानसभा में मोशन लिया गया, प्रिविलेज को सौंपी गई। अगर प्रिविलेज को आपने कोई चीज दी है तो आप उसको रिपोर्ट करो, बताओ, पर जब सेशन आता है तो उसको फिर 6 महीने के लिए आगे कर देते हैं। रिपोर्ट करें, बताएं तो पोल खुल जाएगी। प्रिविलेज के जो एमएलए है, अगर मान लो मेरे खिलाफ प्रिविलेज है तो मैं तो उन एमएलए को कहूंगा भी यहाँ कमेटी में बैठ के मेरे से क्या बात करते हो, ठीक बात, जो मैंने आरोप लगाया चलो मेरे साथ, मैं लोगों से मिलवाता हूँ, आपको रूबरू कराता हूँ, लोग बोल के बताएंगे आपको, फिर तुम अपना फैसला करो। वो रेडी वाली बात जो थी उसमें अगर कमेटी बुला करके एमएलए से बात करती तो मैंने उसको कहा था, मैं कहा भाई जहाँ जिन रेडी वालों ने तेरा की ये बात कही है, इन एमएलए को जो इस कमेटी के मेंबर है उनको कह चलो वहां चलते हैं और वो बता देंगे। अगर वो कहेंगे नहीं लेता तो भाई मेरे खिलाफ कार्रवाई कर दो, अगर वो कह देंगे लेता है तो फिर इसके खिलाफ कार्रवाई करो। तैयार नहीं है वो ना जो करते हैं भाई, गलत करते हो तो ही तो आप फंसते हो ना, अदरवाइज तो नहीं। ठीक बात है। सोशल मीडिया पे देखते हैं एक टैगलाइन चलती है, अब यही सत्य है, तो अर्थ क्या है सर, वो समझे भाई? औरों के लिए तो नहीं चलती, मेरे जैसे और बहुत हैं, बिल्कुल हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, देश के अंदर बहुत सारे हैं। मेरे पे कोई भरोसा है तभी लोग चलाते होंगे, मैंने तो नहीं चलाई। तो आई वो सामने तो आई होगी आपने? नहीं, मैंने खुद तो नहीं चलाई ना, है तो लोगों आपके की चलाई, फॉलोअर्स हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, उन्होंने चलाई है। मेरे जो विरोधी हैं उनसे भी पूछ लो वो क्या कहते हैं इसके बारे में, तो वो भी कह सकते हैं। जी जी। या अगर वो ये कहे हाँ। कि ये इनकी अपनी टैगलाइन है तो वो ये साबित करें कि मैंने कहाँ झूठ बोला है। मैं अगर आप मेरे पास किसी काम के लिए आओगे, अगर आपका काम होने लायक है और आपको परेशान किया जा रहा है तो मैं फिर किसी अधिकारी के दफ्तर में जाने से भी नहीं हिचकिचाता। मैं उससे भी पूछ लेता हूँ जाकर के कि भाई तेरे को नौकरी और तनख्वाह किस बात की है, ये आदमी तेरी वजह से परेशान क्यों है।
तो अगले को इस बात का जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है। इतनी साफ गोई सर बहुत सारे डीसीज के पास बहुत सारे गांव के लोगों के, शहर के लोगों के बहुत सारे मुकदमे फंसे रहते हैं। मैं बाकायदा तौर पे टेलीफोन करके कहता हूँ डिप्टी कमिश्नर को, तो निपटाएं। हाँ क्यों आप निपटाओ, क्यों नहीं निपटाते, किस बात की लंबी डेट देते हो, क्यों देते हो? जी, सवाल ये है आपसे कि इतनी साफ गोई राजनीति में चलती है क्या? इसका नुकसान तो होता हुआ कई बार। क्या नुकसान है? कि नाराज हो जाते हैं आदमी, नो ठीक है जी, अब जी ने तो मुंह पे ही मना कर दिया। हाँ ठीक है, वो एक बारी मेरे से जरूर रुष्ट होता होगा, लेकिन फिर जब वो और जगह चक्कर काटता है, वहां से जब परेशान होता है, तो फिर वो ये कहता है कि मैं बिल्कुल पहली दफा पहले ठीक आदमी के पास गया जिसने मुझे कहा कि होने लायक चीज नहीं है। पहली बार हो सकता है नाराजगी, दूसरी बार पर नहीं, वो थोड़े दिन बाद वो अपने आप ही ठीक होकर के आता है मेरे पास कि मैं ही गलत था। तो एक वो फिर मेरी सबके बीच में बैठ करके बात भी करता है। अच्छा, काम नहीं हुआ, लेकिन अगले ने बात तो मजबूत करी। मैं कभी कमजोर बात नहीं करता। जी जी जी। मैं एक चौधरी देवीलाल भी यही करते थे, चौटाला साहब की भी खूबी यही है, मुंह पे ही अपना जो है करना है नहीं कहती है, इसलिए लंबा चला जाता है उसमें राजनीति में। एक इंटरव्यू सुन रहा था सर कि उसमें आपने ये कहा कि मैं राजनीति में आना ही नहीं चाहता था, तो क्या करना चाह रहे थे? एक्चुअल में क्या था, मैं अपनी खेती संभालता था। अच्छा, फार्मिंग करता था। मैं अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद खेत में आगे लग गया, ग्रेजुएशन के बाद। हाँ, वहाँ पे हमारे गांव का चुनाव था, पंचायत का। और जब वो पंचायत का चुनाव गांव का हो रहा था, तो गांव की सर्व समिति हो रही थी, बैठ करके पंचायत चुनी जा रही थी। तो मेरा वोट तेजाखेड़ा में है। अब तो मैंने चौटाला गांव में बनवा लिया अपना वोट। अच्छा। पहले उस वक्त तेजाखेड़ा में था। तो गांव के लोग सारे आए, आकर के कहने लगे सर्वसम्मति होगी, हमने फैसला कर दिया, इसको सरपंच बना रहे हैं, इनको मेंबर बना रहे हैं, लेकिन एक जगह बात अटकी हुई है, वो सिर्फ आप ठीक कर सकते हो। मैंने कहा भी अगर मेरे से ठीक होने वाली चीज है तो मैं जरूर आपकी इस मामले में हेल्प करूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप बैठ के पंचायत बना रहे हैं। तो वो हमारा जो है ना, मेरा जहाँ वोट बना हुआ है उसके आसपास में 50 घर हैं, ढाणियां हैं, खेतों में रहते हैं लोग सारे, तो उनके वोट वही हैं। वो एक वार्ड है एक तरह से पूरा। तो कहने लगे आपके वार्ड का पंच जो है वो बनाना है हमने। मैंने कहा किसी को बना दो, सारे अपने लोग हैं, और किसी को इस तरह से देखो ही क्यों, जब बैठी पंचायत बना रहे हो, किस पार्टी से संबंध रखता है, किसी को बनाओ जो आपको लगे कि आदमी समय निकाल सकता है, आपके लिए काम कर सकता है। कहते नहीं, ये पंचायत जब हम बैठ के बना रहे तो ये फैसला हुआ था कि उस पंचायत में आप मेंबर बनोगे। ये पंचायत का फैसला था? हाँ, ये गांव का फैसला। तो बड़े साहब से हुई थी बात? नहीं, किसी से भी नहीं। अच्छा अच्छा, ये गांव का फैसला था, गांव के लोगों का फैसला था। मैंने कहा यार तुम मेरे को क्यों इसमें डाल रहे हो, तुम अपने लेवल से गांव को गांव की तरह से रखो। चौटाला साहब ने कुछ नहीं कहा फिर? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने मुझे बना दिया मेंबर। उसी के बाद चुनाव आ गया आपके ब्लॉक का चेयरमैन का। पहली दफा ब्लॉक के चेयरमैन का चुनाव था, और वो चुनाव ऐसा था कि पंच और सरपंच जो है वो पहले डायरेक्टर बनाएंगे, और फिर वो डायरेक्टर जो है आगे चेयरमैन बनाएंगे। तो मुझे सारे जितने पार्टी के लोग थे उन्होंने आकर के कहा कि भाई ये चुनाव तो अब चेयरमैन वाला भी तेरे को लड़ना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, जब तुम्हारा ये फैसला है तो मैं लड़ लूंगा। भजनलाल की सरकार थी? भजनलाल की सरकार थी। तो सारे पंच सरपंच जो हमारे ब्लॉक के थे उन सबसे बातचीत करी, सबको साथ लिया। ब्लॉक के जो डायरेक्टर थे वो मेरे ज्यादा जीत गए, 2 मेरे ज्यादा थे। भजनलाल ने 1 साल तक चुनाव नहीं होने दिया। अच्छा। डेट डिसाइड कर देते थे, कभी छुट्टी भेज दिया, बीमार हो गया, कोई और बहाना लगा लिया। आखिर हाई कोर्ट से मुझे आदेश करा करके वो चुनाव कराना पड़ा, और फिर मैं वो चुनाव जीता, चेयरमैन बन गया ब्लॉक का। तो डायरेक्टर्स को नहीं, क्योंकि सरकार होती है तो बहुत कोशिश करी, तो जो लोग मेरे चुने हुए लोग थे मेरे साथ पक्के थे, वो टूटे नहीं उनसे। जी जी जी। फिर उसके बाद जिला परिषद का चुनाव आया, तो मुझे फिर कहा गया भी जिला परिषद का भी चुनाव तुझे लड़ना होगा, नहीं लड़ेगा तो फिर जिला परिषद में लोगों में थोड़ी सी रहेगी कि पता नहीं कौन चेयरमैन बनेगा, कौन क्या बनेगा।
फिर मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा, तो उस वक्त हमारे महिला रिजर्व थी शेड्यूल कास्ट की। तो हमारे ही गांव की एक लड़की रोडी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी आई हुई थी, उसको मैंने खड़ा किया और मैंने खुद भी चुनाव लड़ा। उसको मैंने चेयरमैन बनाया, मैं उसमें वाइस चेयरमैन बना फिर उसके साथ। फिर उसके बाद मुझे रोडी का बाई इलेक्शन आ गया, तो मैं फिर मतलब किस्मत आपको राजनीति में लाना चाह रही थी। ये सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज वगैरह सरसा जिला सारा मैं देखता था। तो रोडी का जब बाई इलेक्शन आया, चौटाला साहब जब चीफ मिनिस्टर बने, तो उन्होंने मुझे कहा तो ये था भी कैंडिडेट लाओ कोई अच्छा सा ढूंढ के हल्के का, जिसको हम जिम्मेवारी के साथ आगे बढ़ा सकें। मैंने हल्के के लोगों की मीटिंग बुलाई, बात करी उनसे, देखा उनमें भी मेरे साथ काम करने वाले थे सारे, सबको जानता था मैं, पर जरूरी था कि कार्यकर्ताओं की राय ली जाए जी। मीटिंग खत्म हुई तो उससे पहले एक बुजुर्ग कार्यकर्ता थे हमारे, सीनियर थे पार्टी के, काफी पदाधिकारी थे, वो कहने लगे कि ये फैसला आप नहीं कर सकते भी कौन चुनाव लड़ेगा, ये हम कार्यकर्ता तय करेंगे कि किसको चुनाव लड़ाएंगे। आप आगे मीटिंग कर ली, आपने अपनी बात बता दी, चौटाला साहब का मैसेज दे दिया, सारी चीज ठीक है, हम सब जाकर के चौटाला साहब से मिलके बात करेंगे, हम बताएंगे उनको जाकर। आपको नहीं बताया ना? मैंने कहा ठीक है। मैंने चौटाला साहब को बता दी भी मैं आज की मीटिंग में इस तरह की बात हुई है। तो उन्होंने, चौटाला साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, ठीक है, अभी टाइम है, मिल लेंगे। हमारी स्टेट की बॉडी की मीटिंग चल रही थी, उसी दिन सारे कार्यकर्ता इकट्ठे होकर के वहां चंडीगढ़ पहुंच गए। कार्यकर्ता थे कोई 200 के करीब। जब वो गए तो चौटाला साहब ने उनको देखते पहचान लिया, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के थे। तो उन्होंने पूछा बताओ कैसे आए, तो बोले हम तो टिकट मांगने आए आपसे। तो उन्होंने कहा कि बताओ किसको देनी है। तो फिर उन्होंने मेरा नाम लिया, अच्छा, कि उनको टिकट दो, हम उनको चुनाव लड़ाएंगे। वो कहने लगे ना दूं तो सारे कार्यकर्ता एक आवाज में बोले कि अगर नहीं दोगे तो आप जिसको टिकट दोगे, जैसी टिकट दोगे वैसी टिकट वापस भेज देंगे। अच्छा, ये भी हमारा फैसला है, सुन लेंगे। फिर भी हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे, जो हमारा फैसला है वही रहेगा। पार्टी के सारे लोग थे उस मीटिंग में, सबने कहा कि भाई कार्यकर्ता की भावनाओं को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। फिर उसने डिसाइड हो गया मेरा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। और उस चुनाव में मैंने किसी एक भी पार्टी के पदाधिकारी को, स्टेट के को, या किसी एमएलए को, मिनिस्टर को, चौटाला साहब को, किसी को भी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आने दिया। अच्छा, खुद ही आपने? मैंने कार्यकर्ताओं को कहा, मैं बोला अगर तुम मेरी टिकट लेकर के आए हो तो मेरा चुनाव तुम लड़ोगे, मैं भी चुनाव में कम समय लगा पाऊंगा। तो कार्यकर्ता मुझे कहने लगे कि तेरे को आने की जरूरत नहीं। अच्छा। और उस वक्त बड़ी अफवाह फैलाई गई थी कि भी मैं सारा कैप्चर कर लूंगा। अच्छा। दिल्ली से पत्रकार, चंडीगढ़ से पत्रकार बहुत प्रयास हो रहे थे इस तरह के भी, किसी तरह इस इलेक्शन को खराब कर दिया जाए। मैंने पत्रकारों को कहा कि तुम मेरे ऑब्जर्वर हो, जाओ रहो, ठीक है। नहीं, मैं क्या, मैं तो जाता ही नहीं कहीं। अच्छा। इलेक्शन वाले दिन घर रहूंगा। तुम ऑब्जर्वर हो और तुम अलग अलग बूथों पे जाओ, कोई कंप्लेंट अगर आ जाए किसी बूथ पे आपको, आप उसी वक्त मुझे बता देना, मैं डिमांड कर दूंगा कि इस बूथ पे इलेक्शन होना चाहिए। तो यहाँ गलत हुआ है। तो ये अफवाह फैला दी इन्होंने, कैप्चरिंग हो जाएगी, ये कर देंगे आप ऐसे। तो दोपहर को जब लंच का टाइम था तो सारे पत्रकार एक गांव में मेरे पास लंच करने आ गए। वहां मैंने फिर उनसे पूछा कि क्या हुआ बताओ। कहते हैं भाई बड़ा स्मूथ चल रहा है, कोई विवाद नहीं है किसी भी तरह का, लोग अपने आप अपनी मर्जी से वोट डाल रहे हैं, हमें तो कहीं कोई इस तरह का लगा नहीं। मैं बोला फिर आपको ये बात जरूर लिख के देश की आईना दिखाना चाहिए कि किस तरह का प्रचार ये करते हैं कांग्रेस के लोग। ये विरोधी इतना प्रेम क्यों करते हैं? उस वक्त कांग्रेस थी मेन विरोधी पार्टी थी, और मैं उस चुनाव में 98% वोट दे करके जीता है। अच्छा। जो आज भी रिकॉर्ड है इंडिया का, कोई भी आदमी आज तक 98% वोट के साथ नहीं जीता है चुनाव। अरे वाह। अनअपोज तो बने हैं,
लेकिन चुनाव में नेशनल पार्टियां सामने चुनाव लड़ी। मेरे सामने बीजेपी भी लड़ रही थी, मेरे सामने कांग्रेस भी लड़ रही थी। तो कांग्रेस कौन से नंबर पे आई, दूसरे तीसरे पे? कांग्रेस नंबर तो था ही नहीं किसी का, 98% वोट मेरे थे। जमानत जब्त। हाँ। तो उसके बाद तो आपकी यात्रा शुरू हो गई राजनीतिक, फिर हाँ। आपने वो बिजनेस खेती बाड़ी सब नहीं, छोड़ उसके दिया? बाद भी मैंने अगला जो चुनाव है वो नहीं लड़ा फिर। अच्छा। मैंने अगले चुनाव में भी मैंने कहा भाई मेरे आप जबरदस्ती मत करो मेरे साथ है। अच्छा। मुझे मेरा मन था कि मैं अच्छी खेती बाड़ी करूं। अच्छा। हाँ, कोई बिजनेस अपना करूं। लेकिन फिर मुझे जिला परिषद का चुनाव फिर लड़ा दिया। फिर मैं एमएलए से जिला परिषद का चुनाव लड़ा, चेयरमैन बना 5 साल। आप चाहते नहीं, फिर भी कहीं ना कहीं है ना, बस कोई ना कोई राजनीतिक मजबूरियां होती गई आगे से आगे। तो एक वक्त ऐसा है सर कि जब और मैं तो अब फिर अजय सिंह को हर जगह आगे रखता था। हाँ। इनको सजा होगी चौटाला साहब कर इनको, वो मेरे लिए एक बड़ी मजबूरी होगी थी। मुझे सारा कुछ देखना पड़ा, अदरवाइज पार्टी में दिक्कत आती थी। मैं तो फिर इनको कहीं आगे करने वाला था। अभय जी, गांव में भी आप जा रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि पेंशन में जब सरकार आएगी तो ये काम कर देंगे, तो थोड़ा सा बताएं कि आपके मन में क्या चल रहा है, कि क्या क्या हो जाएगा? आप देखो, एक चीज बहुत क्लियर है लोगों में कि हम जो भी कोई वायदा करते हैं उसको निभाते हैं। ये मेरी बात नहीं है, चौधरी देवीलाल ने भी जो वायदे लोगों के बीच में कभी किए, उन्होंने उन सब वायदों को पूरा किया। जब चौधरी देवीलाल ये कहते थे कि मैं बुढ़ापा पेंशन करूंगा, और ये कहते थे कि मैं 10-10 हजार के कर्जे माफ करूंगा, ये कहते थे 5100 रुपये कन्यादान के दूंगा, उस वक्त में चौधरी बंसीलाल चीफ मिनिस्टर थे, और वो ये कहते थे कि चौधरी देवीलाल आपको बेकार है, ये चीजें संभव नहीं है, ये हो नहीं सकता, सरकारी खजाने से पैसा दिया नहीं जा सकता। लेकिन चौधरी देवीलाल ने कहा कि भाई मैं कोई विधानसभा में कोई भेड़ बकरी थोड़ी चलाऊंगा, मैं वहां कानून बनाऊंगा और कानून के तहत आपको सारी सुविधाएं दूंगा। लोगों ने उनके ऊपर भरोसा जताया और उन्होंने जो तीनों मेन चीजें जो कही थी, तीनों की तीनों उन्होंने लागू कर दी। उससे पहले ना तो किसी प्रदेश में कर्जा माफ हुआ था, ना देश में कर्जा माफ हुआ। इंडस्ट्रिस्ट का कर्जा तो माफ होता था, ये तो कांग्रेस पार्टी रही, उसने भी हमेशा पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया। चौधरी देवीलाल पहले आदमी थे जिन्होंने किसान को राहत देने का काम किया, और उससे पहले कोई पेंशन नहीं होती थी, पेंशन भी उन्होंने शुरुआत की। कन्यादान के रूप में कोई पैसा नहीं दिया जाता था, उन्होंने शुरू किया, अब सारी स्टेटें देती है। और हुड्डा आज कहते हैं कि मैं 6000 दूंगा। हुड्डा जी से एक बात पूछने की है, 10 साल चीफ मिनिस्टर है, कितनी पेंशन बढ़ाई थी, क्यों नहीं बढ़ाई, किस कारण से नहीं बढ़ाई? अब तो 6000 की बात करता है, तो तेरे पे कौन भरोसा करेगा, कैसे भरोसा करेगा? हमने जो भी कहा उसको किया। अब हम वो 100 रुपये वाली पेंशन जो है उसको 7500 रुपया करेंगे। हमने अपने वक्त में बहुत नौकरियां दी, बहुत रोजगार दिए। आप किसी भी गांव में पूछ सकते हो ये बात है कि तुम्हारे गांव में चौधरी देवीलाल के, चौटाला साहब के वक्त में नौकरी मिली कि नहीं मिली? आपको 20, 30, 50 आदमी ऐसे जरूर मिलेंगे जो ये कहेंगे कि हाँ बिल्कुल मिली। अब क्या कहते हैं, ना पर्ची है ना खर्ची है। हमारे वक्त में कौन सी खर्ची थी? कोई खर्चा नहीं है। कोई एक आदमी ये नहीं कह सकता कि किसी ने कोई 2 रुपए भी देकर की कोई नौकरी हासिल की। पर हाल में लगता है सर ये पर्ची खर्ची का ये ठीक है इनका स्लोगन? नहीं, गलत है, झूठ बोलते हैं, सारा दिन पैसे लूट के खाते हैं, करोड़ों रुपए इनके दफ्तरों में पकड़े जाते हैं। हम आने वाले टाइम में हर घर से एक बच्चे को रोजगार और नौकरी देंगे। जो कुछ छूट जाएगा उससे, हमने पहले भी 2000 से 2005 में 11,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया।
जो उस वक्त बीए पास थे, 12वीं पास था, उसको 7,000, बीए पास को 11,000। अब की बार हमने ये फैसला कर लिया कि हम उस 11,000 को बढ़ा करके 21,000 रुपया करेंगे, क्योंकि महंगाई बढ़ी है। आज 11,000 से एक बच्चे का काम नहीं चल सकता अगर वो बेरोजगार तो है। ये स्टेट पे बोझ नहीं पड़ेगा सर? किस चीज का बोझ? इतना पैसा हम देंगे बेरोजगारों को। हम जब 21,000 का बजट था चौटाला साहब के टाइम में, तब हमने सारी फैसिलिटीज दी है। आज बजट बजट करके 1,85,000 करोड़ का है। 2024 में बढ़ करके 2 लाख करोड़ का हो जाएगा। अगर 21,000 के करोड़ के बजट में हम सारी सुविधाएं दे सकते हैं, तो 2 लाख करोड़ का बजट जब हमारे पास होगा, क्या दिक्कत आएगी? हम उसके लिए और सोर्स जुटाएंगे। अभी तो खजाने की जैसे है, खजाने के हालात तो आपको पता ही है। अब मुझे सारी चीजों की जानकारी है। मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं बहुत सोच समझ करके कह रहा हूँ। मैंने इन सारी चीजों पे रिसर्च कराया है। हमारे पास ऑफिस में टीम है प्रॉपर, तो उसके बाद सारी चीजें, जिसमें आईएएस अफसर है, आईपीएस अफसर है, जो सीनियर मोस्ट पोस्टों पे है, उसमें इकोनॉमिक्स है। मतलब हवा में बातें नहीं हो रही? नहीं, क्यों करेंगे हवा में बात? हमने आज अगर हम झूठ बोल देंगे लोगों के बीच में, फिर हमारे ऊपर कौन विश्वास करेगा कभी? है? इसका मतलब तो फिर जज्बा वालों में हमारे में क्या फर्क है? लोगों को आज इस बात का एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि जो लोग झूठ बोल करके वोट ले गए थे, आज वो किसी गांव में घुस के तो दिखाए, अपने हल्के में भी जाके दिखाए, लोग वहम निकालते हैं। हम ये करेंगे। हम उसके साथ गैस का सिलेंडर जिसको फ्री देने की बात की जाती थी, दिया नहीं, 1150 का कर दिया। हम वो गैस का सिलेंडर हर हालत में हर घर में फ्री देंगे। उसमें कोई ये नहीं रखेंगे कि भी ये येलो कार्ड वाले को मिलेगा या ये इससे कम इनकम वाले को मिलेगा। गांव या शहर कोई भी व्यक्ति है, हर एक को देंगे। एक राजनीतिक सवाल, 1100 रुपया हर महिला के खाते में डालेंगे, ताकि वो अपनी रसोई को अच्छे से चला सके, किसी से पैसे ना मांगे रसोई के। हम ये 3 काम जरूर करेंगे। एक राजनीतिक करना तो मान के चलो, जब मैनिफेस्टो आएगा और भी 2, 4, 5 चीजें जोड़ेंगे हम उसमें। ये तो अभी ये है कि ये ज्यादा चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस पे हम और 2 बड़ी घोषणा कर सकते हैं। ठीक है। उनके ऊपर रिसर्च चल रही है, काम चल रहा है, हमारे अफसर लगे हुए हैं कि भी वो चीजें हम कैसे कर पाएंगे, कैसे उसमें पैसा आएगा, कैसे वो फैसिलिटी देंगे जिससे सरकार पे भी बर्डन नहीं आएगा। ये सारी चीजें हमने बहुत पहले इन सब चीजों पे रिसर्च करवाया है, एक एक चीज को देखा है, फिर जाकर के हमने लोगों के बीच में कही है। हवा में तीर नहीं चलाया हमने जी। अब जैसे बात कर रहे थे कि अभी आपने लोगों से बात की, तो उन्होंने कहा, आपने कहा कि सरकार 9 साल से ये है, 10 साल से हुड्डा की, बार बार हुड्डा को भी आप टारगेट करते हैं, जबकि वो विपक्ष में है, तो वो उसकी वजह क्या? हाँ, विपक्ष में का है हुड्डा तो पूरी तरह से भाजपा के साथ मिला हुआ है। कैसे मतलब? विधानसभा की प्रोसीडिंग देख लो, मुख्यमंत्री वो दोनों स्वयं शेर और शायरी के कुछ करते हैं, चुटकुले सुनाएंगे, स्वयं कोई काम है क्या? विपक्ष के लीडर का काम शेर और शायरी करना और चुटकुले सुनाना है? विपक्ष के नेता का काम होता है प्रदेश के अंदर सरकार कोई बेकायदगी करे, सरकार को कटघरे में खड़ा करना, लोगों के अंदर सरकार की कमियां और खामियां उजागर करना। वो कर नहीं रहे। आप बता दो, आप देखते हो। नहीं, आप बड़े नजदीक। नहीं, मैं अगर कहूँगा तो मेरा तो ये भी कह दो आप भी, चलो आप तो उनके खिलाफ होंगे इसलिए कहते होंगे, लेकिन आप तो प्रेस के लोग हो, आप बता दो ना मुझे, हुड्डा साहब को कितनी दफा सरकार के खिलाफ रोहतक में लड़ते देखा आपने? शेर और शायरी से इतनी दिक्कत क्यों है? आप पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हो? अरे भाई, शेर और शायरी से दिक्कत इसलिए है, वहां कोई मुजाहिरा थोड़ा होता है विधानसभा में। विधानसभा में एक एक मिनट कीमती है, और ये वहां शेर और शायरी करते हैं। कोई कभी सम्मेलन चल रहा है वहां जो शेर और शायरी करोगे? इतना शौक है शेर और शायरी का, तो अपने घर में कव्वाल बुला दिया करो, वहां करो, कौन रोकता? तो आपको पसंद है वैसे शेर और शायरी? क्यों नहीं पसंद है? ये हमारे मान के चलो
जो चीज हमारी सभ्यता में है वो क्यों नहीं पसंद होगी? हमको इसको बुरा थोड़ा ही मानते हैं। हम भी कव्वाल से सुनते हैं, हम भी शेर व शायरी सुनते हैं, हम भी कवि से मिलन कराते हैं, लेकिन जैसे हालात जैसा माहौल उस तरह से होता है। विधानसभा के अंदर कोई कव्वाल बैठा दोगे ला करके, कोई शेर व शायरी करोगे, कोई चुटकुले सुनाने लग जाओगे, तो जो काम है असल काम है उससे हम चूक जाएंगे। है जो असल काम है उसका जो चूक जाएंगे। लोगों का ध्यान भटकाने वाली बात है। जब कोई जरूरी मुद्दा उठा है और आप बीच में अगर चुटकुला सुना रहे हो तो लोगों का ध्यान भटका रहे हो ना, तब आप विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे। तब तो आप सरकार को कैसे बचाव किया जाए उस काम में लगे। तो खाली वक्त मिलता है तो आप किताब पढ़ते हो कोई? मेरे गाड़ी में बुक्स मिलेगी आपको। अच्छा। हर जगह पे। अच्छा। पीछे यहाँ भी मिलेगी, अंदर रखी मिलेगी, मेरे आगे डैशबोर्ड में मिलेगी। जब मैं सफर करता हूँ तो मैक्सिमम समय पढ़ने में बिताता हूँ। किस तरह का लिटरेचर? हिस्ट्रीज पढ़ता हूँ, हिस्ट्रीज पढ़ता अलग अलग राजा महाराजाओं की, अलग अलग स्टेटों में कैसे फ्रीडम आई, किस किस तरह के लोग थे, किन लोगों ने राजनीतिक तौर पे अपने जीवन में कहां से उठ करके कैसे आगे बढ़े, कैसे लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई, ये सब चीजें देखता हूँ मैं। तो सफर में जैसे चलते हैं तो म्यूजिक है आपका शौक है कि? मेरा ड्राइवर बहुत शौकीन है म्यूजिक का। आप जब ये बजाएगा तो मुझे भी सुनना पड़ेगा। नहीं, आपकी पसंद के सुनते हैं, अपनी पसंद के सुनते हैं? ये अपनी पसंद है। गिल साहब। तो आपको पुराने गाने ठीक लगते हैं? ये जो लगा ले मैं सुन लेता हूँ। अच्छा। मेरा ध्यान ज्यादा मेरे काम पे होता है। है। रागनी वागनी का है कुछ? सुनता हूँ रागनी भी। अच्छा। रागनी हमारी सभ्यता में है। हमारी तो संस्कृति आज भी गांव में रागनी की है। बहुत सारी रागनियों का बहुत बड़ा महत्व होता है। आप कभी उसको ध्यान से सुनोगे तो पता लगता है कितनी गहरी बातें करते हैं। ठीक बात है। तो पिक्चर देखते हैं ना। कभी लगता है वक्त? फिल्म नहीं, फिल्म तो कोई कभी कभार, कोई साल में 2 साल में कोई एक आधी कभी। लास्ट पिक्चर कौन सी देखी? मुझे ध्यान नहीं कौन सी देख के आए। पहली याद है आप जब कॉलेज में? कॉलेज स्कूल में तो हर पिक्चर रिलीज होती थी, थिएटर में आती थी, कोशिश ये होती थी पहला शो देख के आए। अच्छा। लेकिन अपनी आदत नहीं है, कई सालों से छूट गई आदत। तो खाने पीने का किस तरीके से रखते हैं फिर सारा? फेवरेट क्या चीज है? मैं दाल रोटी। दाल रोटी? हाँ, सिंपल। आपने देखा होगा मैं हाँ। कभी भी, कई लोग तो पकवान खाते हैं, मैं दाल रोटी खा के गुजारा करता हूँ। अभी स्पोर्ट्स वगैरह में है रुचि? खेलते हैं, समय मिलता है या फिर अभी छोड़ दिया? क्योंकि एक टाइम पे तो आपने स्पोर्ट्समैन था। हाँ, नेशनल लेवल तक आप रहे हैं। आज भी मेरी हमेशा ये सोच रहती है कि खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिले, उनको ज्यादा इंसेंटिव दिए जाएं ताकि वो देश का नाम आगे करें। लेकिन यहाँ तो खिलाड़ियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है आज। जंतर मंतर जिस तरह से सरकार लगी हुई है, उससे तो लगता नहीं कि आने वाले समय में हम कोई मेडल लेकर के आ सकते हैं। तो मुश्किल हो जाएगा सर। उसमें जिस तरीके से कह दिया गया एक ही प्रदेश के हैं, एक ही बिरादरी के हैं, तो वो कितना ठीक लगता है? ये भी तो एक जहर फैलाने वाली बात है। खिलाड़ी किसी प्रदेश का थोड़ा, ये देश का है। ठीक बात है। आप उसको किसी प्रदेश का नहीं कह सकते। जब वो तिरंगा लेकर के ओलंपिक में मेडल जीतता है तो वहाँ राष्ट्रगान गाते हुए ये कहता है कि इंडिया का मेडल आया है। वहाँ ये थोड़ा ही कहते हैं कि ये हरियाणा का मेडल है, या ये थोड़ा ही कहते हैं कि ये लड़का झज्जर जिले से है, ये बेटी कोई भिवानी जिले की है, या कोई ये रोहतक जिले से है। ये नहीं कहा जाता वहाँ पे तो यही कहा जाता है ये भारतवर्ष है। खिलाड़ी तो देश का। आप भी मिले थे, गए थे वहाँ पे? है, गए थे धरने पे? कहाँ पे? जंतर मंतर। जाके आया हूँ मैं। तो क्या लग रहा है, क्या बताया खिलाड़ी? मैं उनको कह के आया था बहुत खुल करके। मैं क्या भाई तुम जो फैसला करो, खाप पंचायत के लोग भी आए हुए थे उस दिन सारे। मैंने कहा भी हमारी बेटियों का इश्यू है, मैं आज यात्रा छोड़ करके आया हूँ अपने बीच में। हम भी इन चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम फैसला करो, हमें अपनी यात्रा पोस्टपोन करनी पड़ी, 5-4 दिन कर देंगे। जो तुम फैसला ले लोगे तुम्हारे साथ हमारा एक कार्यकर्ता, एक पार्टी का साथी आकर के खड़ा हो जाएगा। लेकिन इसको राजनीतिक नहीं, इसको हमें सामाजिक करना चाहिए।
ये हमारी बेटियों की सुरक्षा की बात है। ये सामाजिक ही होना चाहिए, गैर राजनीतिक करके सरकार तो सबको बुला के सख्त कदम उठाना चाहिए। हरियाणा में भी ऐसा मामला हुआ था, मंत्री के ऊपर भी लगे थे आरोप, और वहां भी तो इस तरीके से ये आप रवैया देख- एक जैसा ही है। ये आप देखो ना कि अगर उस बेटी के साथ जब हुआ था उसी वक्त जो आज किया जा रहा है, अगर उसी वक्त सख्त हो जाते ये करते तो ब्रिजभूषण सिंह अब तक जेल में बंद होता है, बाहर नहीं होता। तो शय सरकार दे रही है ऐसे लोगों सरकार देती है। सरकार अगर शय ना देती तो ये कैसे संभव था कि एफआईआर होने के बाद अब तक बाहर घूम रहे हो। चोट वोट लग गई थी बीच में आपको, अब ठीक है? ठीक है, मैं मुझे डॉक्टर ने तो कहा था अरेस्ट करो, लेकिन मैंने डॉक्टर कह रहा था इससे पेन बढ़ सकता है, और मैं बोला मेरे दर्द इन चीजों का नहीं, मुझे जिस चीज का दर्द है पहले उसका इलाज करूंगा। किस चीज का दर्द? बीजेपी जेजेपी का इलाज करूंगा पहले। अच्छा। हाँ, जो लूट रहे इस प्रदेश को उनका इलाज करना जरूरी है। तो उस दर्द के आगे ये दर्द कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं, मायना नहीं रखता कोई। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना समय दिया हमें। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।